Hello everyone. Today my topic is vector. It is belong to principle of biotechnology, 12th NCERT biology. First you should know what is it. Vector is an autonomously replicating genetic element used to carry a fragment of foreign DNA into host cell for purpose of cloning and expression. हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं क्लोनिंग वाहक. ठीक है, इसे हम व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? व्हीकल डीएनए भी कहते हैं. और ये क्या चीज़ होता है? ये एक ऐसा डीएनए अणु है जो फॉरेन डीएनए का मतलब होता है कोई बाहरी डीएनए, जिसे आप आपकी वांछित डीएनए भी बोलते हो, आप वांछित जीन या वांछित डीएनए भी बोल सकते हो आप, जिसे आप क्या करते हैं, इस वाहक के मदद से किसी होस्ट, यानी कि होस्ट मतलब कौन? मेजबान, जो जिसके अंदर आपको इसको प्रवेश कराना है, ने प्रवेश कराते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार क्या कराना है उसमें? एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति करवाना है, उस जीन की अभिव्यक्ति करवानी है और क्लोन करवाना होगा. क्या करवाना होगा? क्लोन. तो इस पर्पस से आप इस वेक्टर को यूज करते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर. Look here, you have to understand two things, clonings and expression. Have we read it in the previous classes? किसी को याद है क्या? हम इसे पढ़ चुके हैं क्या? आप लोगों को एक बार पुरानी वीडियो भी देखनी चाहिए जिसमें हमने क्लोनिंग और एक्सप्रेशन के बारे में जिक्र किया हुआ है. क्लोनिंग के बारे में अगर जिक्र नहीं किया होगा तो मैं अभी एक बार और बता दे रहा हूँ. बाकी एक्सप्रेशन के बारे में मैंने जिक्र किया था, समझाया था आप लोगों को पुरानी वीडियो में. ठीक है, फिर भी एक बार मैं जनरल लेवल पे समझा दे रहा हूँ. एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे हम जब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल में जो जीन था, ठीक है, जीन, इससे आरएनए बनेगा और ये आरएनए अगर कोई फंक्शन करता है तो वो उसका एक्सप्रेशन होगा. मोस्टली वो फंक्शन प्रोटीन के फॉर्म में करता है. ट्रांसलेशन जब होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो एक जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, या तो उस प्रोटीन जीन का एक्सप्रेशन या तो किसी आरएनए के फॉर्म में हो सकता है या तो प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, ये था एक्सप्रेशन, है ना. जैसे मान लेते हैं कि ये इंसुलिन का जीन था, तो जो प्रोटीन बना वो इंसुलिन है, तो इंसुलिन का बनना उस जीन का क्या था? एक्सप्रेशन था. क्लियर है? क्लोनिंग क्या था? जैसे कि मेरे पास ये जीन है, मैंने इसी के जैसे बहुत सारे क्या किया? कॉपी बनाया, तो वो उसका क्लोनिंग हुआ. ठीक है ना. क्लोनिंग की हम जब बात करते हैं, क्लोनिंग की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में 2-3 चीज़ आती होंगी. जैसे कि हम क्लोनिंग को कहाँ कहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं. एक ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग भी होता है. किसी आप जीव को क्या करते हो? क्लोन करते हो, तो वहाँ पे उस कंडीशन में उसे ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहेंगे. जब आप सेल लेवल पे क्लोन करते हो तो हम इसे कहेंगे सेल क्लोनिंग. और जब मैं यहाँ पे डीएनए लेवल, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए क्लोनिंग पढ़ रहे हैं. ठीक है, डीएनए लेवल पे कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे डीएनए क्लोनिंग. क्या कहेंगे इसे? हम डीएनए क्लोनिंग कहेंगे. अगर मैं पर्टिकुलर एक जैसा ही कोई जीव, जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मैं इसी के जैसे ही ऑर्गेनिज्म का कॉपी बनाया जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये क्लोन जो होंगे हम इसे बोलेंगे ऑर्गेनिज्म क्लोन था ये. ठीक है, मान लो पर्टिकुलर टाइप का कोई सेल है, मैं इसी पर्टिकुलर टाइप की जो सेल है उसका मैं कॉपी किए जा रहा हूँ. मतलब ऐसे कई कॉपी इन सेल का मैंने क्या कर दिया? बना दिया. तो यहाँ पे क्या होगा? सेल क्लोनिंग होगा. ठीक है, और यदि मैं किसी पर्टिकुलर डीएनए जो आप पढ़ते हो, है ना, उस डीएनए के कई कॉपी बनाता हूँ तो वो डीएनए क्लोनिंग होगा, है ना. तो एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो सकता है, एक सेल लेवल पे हो सकता है और डीएनए लेवल पे हो सकता है. ठीक है, अब बात आती है डीएनए लेवल की, डीएनए क्लोनिंग की. ठीक है, जब हम बात करेंगे डीएनए क्लोनिंग का, तो डीएनए क्लोनिंग जो है आप 2 प्रकार से कर सकते हो. एक इन विवो. ठीक, अब ये मत पूछना इन विवो क्या है, मैंने सब चीज़ पहले भी समझाया हुआ है. इन विवो और एक होता है इन विट्रो. अगर मैं किसी सेल सिस्टम के अंदर कोई काम कर रहा हूँ तो वो इन विवो होगा, और सेल सिस्टम के बाहर काम कर रहा हूँ तो वो इन विट्रो होगा. अगर मुझे इन विवो जाना है तो मुझे वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और वेक्टर के थ्रू
वेक्टर एंड होस्ट की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर आपके फॉरेन डीएनए को कैरी करने के लिए और होस्ट उसका कॉपी कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि किसके अंदर होता है, इनसाइड द सेल होने वाला है, ये इनसाइड द सेल सिस्टम होने वाला है। और इनविट्रो क्या था, इनविट्रो था आउटसाइड द सेल सिस्टम था। क्या था, आउटसाइड द सेल सिस्टम था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनविट्रो कराना है और मुझे डीएनए कॉपी, तो आप बहुत अच्छा चीज़ पढ़ चुके हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पीसीआर। पीसीआर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनविट्रो डीएनए क्लोनिंग। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएनए क्लोनिंग कराना है तो पीसीआर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन याद आ रहा होगा। और अभी हम इन विवो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो वेक्टर का रोल क्या था, इन विवो डीएनए क्लोन कराने के लिए था। ठीक है, और होस्ट के अंदर ले जाके उसका एक्सप्रेशन कराने के लिए था। तो आपको वेक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड आपने क्या किया, डिजायर्ड जीन को कॉपी कराया। तो डीएनए क्लोनिंग दो प्रकार से करा सकते हो, वेक्टर के थ्रू, मतलब होस्ट मीडिएटेड इनसाइड द सेल सिस्टम, इन विवो बोल सकते हो, या फिर डीएनए क्लोनिंग कराना है तो आप पीसीआर से भी डीएनए क्लोनिंग करा सकते हो। ठीक है, वो इन विट्रो होगा, आउटसाइड द सेल सिस्टम। क्लियर है। अब वैसे तो हम वेक्टर में बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन है प्लाज्मिड और वायरस। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हम अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के वेक्टर पढ़ते हैं। जैसे प्लांट के लिए अलग वेक्टर पढ़ते हैं, है ना, और बैक्टीरियोफेज मतलब डिफरेंट एनिमल्स के लिए अलग अलग पढ़ोगे आप, है ना। तो सबके लिए आप अलग अलग वेक्टर पढ़ते हैं। अगर हम बैक्टीरियल सिस्टम की बात करें उसके लिए हम अलग वेक्टर पढ़ते हैं। ये वेक्टर एक्चुअल में बोल सकते हो कि प्लाज्मिड की डिस्कवरी से हुआ है। ठीक है, वेक्टर का यूज जो है वो प्लाज्मिड की डिस्कवरी से होने लगा। प्लाज्मिड जो है वो विलियम्स हे एंड जोशुआ लेडरबर्ग के द्वारा, जोशुआ लेडरबर्ग करके है ना, लेडरबर्ग है, सॉरी, है ना, जोशुआ लेडरबर्ग, ये वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या किया गया, इनका डिस्कवरी किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्लाज्मिड वाला चीज़ आप कहाँ पढ़े हो, प्लाज्मिड वाला चीज़ आप पढ़े हो बैक्टीरिया में, मोनेरा किंगडम जब पढ़ा रहा होगा तो यहाँ याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मिड जो था एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल रेप्लिकेटिंग छोटे से डीएनए पढ़े थे। मैं एक बार इसको बता देता हूँ, देखिए यहीं पे बताता हूँ। आप लोग को याद होगा कि जब आप बैक्टीरिया पढ़े रहे होंगे ना, बैक्टीरिया के डायग्राम में, तो बैक्टीरिया के डायग्राम में मेन क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पढ़े होंगे। इनके अलावा ना उसमें छोटे छोटे गोल गोल और डीएनए पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे डीएनए की खासियत ये होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि ये खुद से रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर के लिए इन्हें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर भी आप पढ़ने वाले हो, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। सबसे मेन कारण क्या था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना। ठीक है, बाकी डेफिनेशन में तो आप प्लाज्मिड के पढ़ते हो कि प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आप पढ़ते हो, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल ऐसे करके आप पढ़ते हो। बट याद रखना आप कि आप क्या बताते हो इसमें प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हमें और क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, अब अपने को ये मालूम होना चाहिए कि एक आइडियल वेक्टर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल वेक्टर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमको मालूम होना चाहिए। तो क्या क्या एक आइडियल फीचर होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के लिए, चलो देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मुझे आसानी के साथ होस्ट के अंदर प्रवेश करा सकना है इस वेक्टर को, तो मैं तो चाहूँगा कि इसका साइज कैसा हो, स्मॉल हो, छोटा हो, है ना। तो स्मॉल साइज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले यही आ जा रहा है, क्या, स्मॉल साइज। ठीक है, अगर वेक्टर बड़ा होगा तो होस्ट में जाने में दिक्कत होगा। दूसरा, चूंकि वेक्टर का रोल ही है कि इसको फॉरेन डीएनए को इसमें ले कैरी करना है, फॉरेन डीएनए को इसमें ले जाना है,
तो फॉरेन डीएनए को ले जाने का उद्देश्य क्या था? क्या था? उसको कॉपी कराना या एक्सप्रेशन कराना? तो हमारे पास इसको रेप्लिकेशन कराने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा तो इसमें परमानेंटली क्या होना चाहिए? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्लोनिंग साइट्स। देखो, क्लोनिंग वर्ड से क्या बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्लोन करा, अरे क्लोनिंग साइट क्या है? यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग है रिकॉग्निशन साइट से। कई बार तो ये भी ना लिखकर पॉलीन्यूक्लियर साइट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऐसे साइट वाला वर्ड जहाँ भी आएगा समझ जाना कि ये उनके लिए है जहाँ से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े हो ना आप लोग। अब फिर से वो वीडियो देख लेना अगर भूल गए होगे तो। वहाँ पे आप पढ़े होगे रिकॉग्निशन साइट पढ़े होगे, जिसके आसपास के लोकेशन को वो एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ को काटता है, काटने का काम करता है। आपको वेक्टर्स में कटिंग छटिंग करना पड़ेगा ना, तो ये कटिंग करने के लिए आपके पास ये क्लोनिंग साइट होना चाहिए ताकि आप डिजायर जीन को कट एंड पेस्ट कर सके। तो क्लोनिंग साइट नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें प्रैक्टिकल काम करते वक्त ज़रूरत पड़ता है उसका होना, वो चीज़ क्या है? मार्कर। यस, मार्कर। मार्कर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मार्कर वो बोल सकते हो कि एक प्रकार से यहाँ पे मार्कर का होने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो हमको वो एक प्रकार से बता सके कि ये सेल जो था वो ट्रांसफॉर्म सेल है कि नहीं है, या मैं जो ये डीएनए देख रहा हूँ ये वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नहीं है, यानी कि जो वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं पे मार्कर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि प्रैक्टिकल करते वक्त जब आप फॉरेन डीएनए को वेक्टर में इंसर्ट करते हो तो वो आपको मालूम कैसे चला कि फॉरेन डीएनए आपके वेक्टर में गया है कि नहीं गया है। या फिर जब आप जो होस्ट था, जिससे आप सब काम तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा था होगा, जब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया होगा तो जब आपने यानी कि वेक्टर तैयार किया होगा तो वेक्टर होस्ट के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है, ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको मालूम कैसे चलता है ये सब चीज़ें। हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें खाली इस प्रैक्टिकल मेथड को पूरा दिखाया जाएगा कि कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन होगा और कैसे सेल का क्लोनिंग होगा, यानी डीएनए क्लोनिंग कराएंगे, सेल क्लोनिंग कराएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक लंबा वीडियो रहेगा वो 30 से 40 मिनट का। ठीक है, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखिए कि मार्कर का काम यहाँ पे ये है कि हमको ये पता करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं मालूम है ना? जैसे बैक्टीरिया है, ये मेरा वेक्टर है, मैं टेस्ट ट्यूब में वेक्टर रखा था। ठीक है, इस वेक्टर को मुझे इस सेल के अंदर घुसाना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये हुआ है कि नहीं हुआ मुझे कैसे मालूम चलेगा कि डिजायर जीन गया कि ये खुद बैक्टीरिया का ही प्लाज्मिड था, मुझे कैसे मालूम? मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर गया है कि नहीं गया, कैसे मालूम चलेगा? जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर और प्लस ये यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है, देखो दिख रहा है आपको लाल कलर में जो बना रहा हूँ कत्था कलर में, तो ये वाला गया है कि ये वाला गया है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो ये सब चीज़ मुझे मालूम होना चाहिए ना, तो ये पता करने के लिए आप मार्कर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान काम आता है मार्कर, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे वेक्टर में मार्कर हो जिससे हमको पता चले कि ये होस्ट सिस्टम के अंदर एक्सपेरिमेंट के दौरान वो डिजायर्ड जीन हमारा आया है कि नहीं आया है, या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हम प्रैक्टिकल वाला जो मेथड देखेंगे उसमें पर क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मार्कर को भी हम दो क्लास से डिवाइड किए हैं। इस सेलेक्टेबल मार्कर जो ये सेलेक्ट करता है कि सेल ट्रांसफॉर्म था कि नहीं था, मतलब अब ट्रांसफॉर्म समझे ना क्या बोला मैं, वेक्टर अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है ये मालूम चलना था या कि नहीं, तो उसके लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर में भी दो होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो आप लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एनसीईआरटी लेवल में या फिर एनसीईआरटी की बुक में, तो मोस्टली आप लोग का सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक एस्टिन जीन दिया हुआ है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का निगेटिव बोल सकते हो कि नेगेटिव सिलेक्टेबल मार्कर में आता है वो। ठीक है, पॉजिटिव वाले केस में हम किसी ग्रोथ हार्मोन के जीन को डालते हैं जो पर्टिकुलर ग्रोथ को प्रमोट करता है। मतलब जैसे मान लेते एक सेल के अंदर अगर वेक्टर गया है तो वेक्टर अगर गया होगा तो वो सेल बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मतलब वो सेल क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। लेकिन फिर भी
उसमें जो दूसरे टाइप के जो सेल थे वो भी ग्रोथ कर ही सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, निगेटिव वाला यूज़ करते हैं। निगेटिव वाले में क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। अब एंटीबायोटिक के कारण क्या होगा, अगर मैं जहर वाले मतलब समझ लो कि किसी कल्चर में मैंने एंटीबायोटिक डाला हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक कल्चर मीडिया लिया, देखिएगा ध्यान से, है ना। एक कल्चर मीडिया लिया और मैं इसमें डाल दिया एंटीबायोटिक, ठीक है। क्या डाल दिया मैं, एंटीबायोटिक डाल दिया, है ना। अब यदि मैं सामान्य सेल को कल्चर कराऊंगा, मान लो सामान्य बैक्टीरिया कल्चर कराया, तो एंटीबायोटिक होने के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया के अंदर जो आप वेक्टर पढ़ रहे थे या प्लाज्मिड पढ़ रहे थे, उसमें अगर मैं अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रखूँगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके अंदर इसमें ग्रो करने वाला तभी ग्रो करेगा जब उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। अरे ये तो मैं जानता था, इसी को हम मार्कर के रूप में क्या किए थे, यूज़ किए थे, किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, ठीक है। तो इस प्रकार मार्कर का रोल होने वाला है। बताया मैं आप लोगों को, जो प्रैक्टिकल मेथड जो पढ़ाने वाला हूँ वहाँ क्लियर होगा वो, ठीक है। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसे भी मैं। तो याद रखना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो मतलब ये है कि एंटीबायोटिक से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नॉर्मल टाइप के बैक्टीरिया थे वो मर जाएंगे, और जो मेरे डिज़ायर वेक्टर वाला जो सेल था, डिज़ायर सेल जो था, वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा मीडियम में। इसलिए अपन मार्कर यूज़ करेंगे वेक्टर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम सिलेक्टेबल मार्कर में मोस्टली कौन से यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रकार का निगेटिव सिलेक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक प्रकार से आप दूसरे बैक्टीरिया को एलिमिनेट करते हो और सिर्फ उसको इंसर्ट करते हो जो आपके डिज़ायर थे, ठीक है, डिज़ायर वेक्टर थे, उसको इंसर्ट करते हो। तो ये पता कराने के लिए था उद्देश्य। इसी सिलेक्टेबल मार्कर में हम मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ करते हैं। और स्क्रीनेबल मार्कर का मतलब ये है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एक्सप्रेशन को शो करते हैं। मोस्टली इसमें देखो, मैं एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ, मोस्टली यूज्ड इसमें बेस्ट एग्जांपल जो हम बताते हैं वो है लैगजेट का एग्जांपल बताते हैं। लैगजेट ये पढ़ते भी हैं हम लोग, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपका एग्जांपल मिल जाता है लैगजेट। जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में आप किसका किसका पढ़ते हो, तो आप मोस्ट कॉमन है आपकी बुक में जो दिया है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, यहाँ पे आर ऐसे लिखा मतलब रेजिस्टेंट जीन के लिए है, ठीक है। क्या कायदे से देखा जाए तो मुझे स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए था एक वो, है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, ठीक है, ये वेक्टर यूज़ करते हो आप। और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये भी आप यूज़ करती हैं। ये दो आपके एनसीईआरटी बुक में पक्का से आपको एग्जांपल मिल जाएगा। और लैगजेट, जो कि इसको रिपोर्टर जीन भी बोलते हैं। रिपोर्टर जीन का मतलब क्या है कि ये जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना था आप, है ना, क्योंकि वेक्टर तो अपने आप में क्लास है, ठीक है। जब आपका डिज़ायर डीएनए वो उस वेक्टर से मिला था और वो वाला सेल अगर होस्ट के अंदर गया है तो आपको बताने का काम ये लैगजेट कर सकता है। अगर उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, मार्कर में लैगजेट भी रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप एक से अधिक टाइप के मार्कर एक ही वेक्टर में रखिए। जैसे कि हो सकता है कि आप सिलेक्टेबल और स्क्रीनेबल दोनों मार्कर को यूज़ करें, ठीक है। मैं एक ऐसा एक प्रैक्टिकल बताऊंगा जिसमें अपन दोनों यूज़ करेंगे, सिलेक्टेबल भी यूज़ करेंगे और स्क्रीनेबल भी करेंगे, ताकि आपको समझ आएगा कि दोनों का क्या क्या रोल था। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो देख के आपको जरूर समझ आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो वेक्टर कंप्लीट होने के बाद ही मैं बता पाऊँगा, ठीक। यानी कि तीसरे वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में तो 18 मिनट अभी से हो चुका है जिसमें मैं सिर्फ वेक्टर बता रहा हूँ, उसके टाइप ऑफ वेक्टर बताऊँगा। एक छोटा सा वीडियो और रहेगा, ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर का। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, यानी कि इस वीकेंड में जो मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें अपन कंप्लीट कैसे कंस्ट्रक्शन किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, क्या क्या रोल था, कैसे मार्कर का रोल है वहाँ पे, तो पूरा आपको पूरा डायग्राम के साथ दिखेगा बढ़िया। अब वो समझ आ जाएगा पूरा कहानी कि इनका क्या रोल था और कैसे अपन क्लोनिंग किए हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का वेक्टर, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब मेरा काम है कि मुझे कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को वेक्टर के जो टाइप्स हैं उसको मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे वेक्टर किस में यूज़ होते हैं, है ना। मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन से हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में, जो कॉमन वेक्टर यूज़ किया गया कौन सा है। जैसे PBR322 कॉमन वेक्टर आपकी बुक में यूज़ किया गया है, और एक TI प्लाज्मिड जो कि प्लांट के स्प्रेड के लिए
तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट इतना अच्छा डिस्कशन करेंगे कि अगर वहाँ से बायोटेक्नोलॉजी से नीट में क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपसे ज़बरदस्त बनना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ वेक्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट मैं फिर भी ना नेक्स्ट वीडियो में एक क्लोनिंग वेक्टर तो मैं बताऊंगा ही, मतलब डिफरेंट टाइप के क्लोनिंग वेक्टर बताऊंगा ही, बट एक कोई भी एक एग्जांपल को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि एक वेक्टर में क्या क्या जो मैं ये बनाया हूँ ना, स्मॉल साइज, ओरिजिन, रेप्लिकेशन होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, इन सब चीज़ों को एक रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम में, फिर उसके अपन और डिटेल में पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे आपको एक क्लोनिंग वेक्टर जो है वो दिखता है। देखो, अगर एक क्लोनिंग वेक्टर है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं प्लाज्मिड बेस्ड के कोई भी एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लाज्मिड बेस्ड के एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज कि एक प्लाज्मिड, नॉर्मल प्लाज्मिड था, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल प्लाज्मिड में आपको मालूम होना चाहिए क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, ये तो आपको मालूम था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को बोलते हैं ओरी। ठीक है, तो यहाँ पे ओरी तो था, ORI, ओरी नहीं बोलना चाहिए, ORI, ठीक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, ये तो था। स्मॉल साइज भी है, अगर वेक्टर है तो स्मॉल साइज ही हो। उसके बाद इसमें मल्टीपल साइट होना चाहिए, किसके लिए, कटिंग के लिए। किसके कटिंग के लिए, तो उसमें आपको डायग्राम लोग में आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि यहाँ से आप DNA को कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए अलग अलग साइट हो सकता है, देख लीजिए आप। ठीक है, मैं तो एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ ना, मैं कोई बुक के एग्जांपल को नहीं बता रहा हूँ। बुक एग्जांपल में PBR 322 जाऊँगा तो उसको मैं सेपरेटली बताऊँगा प्लाज्मिड वेक्टर में, तो नॉर्मल एक वेक्टर बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओरी मिला, ओरी होना चाहिए, और यहाँ पे क्या था, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट होना चाहिए था, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए था। ठीक है, फॉर हो सकता है कि क्या हो, EQR1 का हो। ठीक है, हो सकता है कि इसका हो PVU1 का हो सकता कुछ भी, मतलब डिफरेंट जितने भी टाइप के हैं उनके रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। उनके अलावा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा कि इसमें मार्कर होना चाहिए। यस, मार्कर। ठीक है, तो मार्कर को भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, है ना। मार्कर में जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए दिखा दिया एक मार्कर, वो एंटीबायोटिक एस्टेंजिन हो सकता है। ठीक है, वो एंटीबायोटिक एस्टेंजिन हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं अगर इनसे एम्पिसिलिन एस्टेंजिन डाला तो मुझे लिखना पड़ेगा एम्पिसिलिन एस्टेंजिन। ठीक है ना, तो उसको कैसे बना देता हूँ मैं, देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, AMP स्मॉल लेटर में आएगा, सॉरी, है ना, एम्पिसिलिन, और ये R का मतलब है रेस्टेंट। तो इस एंटीबायोटिक वाली मीडियम में अगर मैं ग्रोथ कराऊंगा जिसमें एम्पिसिलिन डाला होगा, तो जिसमें ये वेक्टर होगा ना, वो वाला बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि रेस्टेंट जीन इसके पास डला हुआ है इस वेक्टर में। समझ आ रहा है बात मेरा, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो ये था वेक्टर। अब ये मैं बोले एक मार्कर यूज़ कर सकते हो, एक से अधिक मार्कर यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप कोई और यूज़ करना है तो कर लीजिए मार्कर, जैसे अभी ये यूज़ कर दे रहे हैं लोग। ठीक है, मैं बोला ये दूसरा कोई मार्कर है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, चलो लैगजेड। लैगजेड यानी कि ओपेरॉन पढ़े हो ना, ओपेरॉन लैगजेड क्या कर रहा था, देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये वही लैगजेड है, ये है ना, जेड वाई ये पढ़े थे, याद है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। यस, ये वही है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जो बनाता है। तो ये भी एक प्रकार से मार्कर है। क्यों है, ये सब आपको एक प्रैक्टिकल मेथड जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि लैगजेड जो है वो एक एंजाइम बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो क्या करता है, ग्लैक्टोसाइड को तोड़ता है और लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यूज़ कैसे होना है मैं आप लोगों को समझाऊंगा सेपरेटली। तो देखिए, एक इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को मिलाकर आप एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्यों PBR 322 को नहीं समझाया, आप सोच रहे होंगे कि इस बुक में PBR 322 को समझाया गया है, तो ये एग्जांपल मैं क्यों यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं नहीं लिख ले रहा हूँ कि ये वेक्टर जो है PBR 322 है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि PBR 322 अपने आप में एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, यानी कि उसको आपको मालूम होना चाहिए कि वो अलग अलग प्लाज्मिड से अलग अलग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंट जिन को जोड़ के अलग से बनाया गया है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है।
जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज बच्चे लोग, आप चाहे तो बिल्कुल भी वेक्टर के एग्जाम्पल में पीबीआर 322 बना सकते हो, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक आइडियल वेक्टर की बात कर रहा था, मैं उसका बताया हूँ। वेक्टर तो कई प्रकार के हैं, पीबीआर 322 है, पीयूसी है, ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप के हैं, बाक है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, टीआई प्लाज्मिड है, बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिड है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक कोई भी एक आइडियल वेक्टर को समझाया जिसमें आपको 3 चीज़ बताना था। लो मॉलिक्यूलर वेट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर कोई और प्रकार का मार्कर होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए ताकि हम रेप्लिकेशन करा सके, ठीक है। और पॉली न्यूक्लियर साइट यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए ताकि हम कटिंग करके किसी चीज़ को जोड़ सके। जैसे कि अगर रेस्ट्रिक्शन साइट है तो इस जगह को मैं तोड़ सकता हूँ, तो ऐसे कटिंग करके इस जगह से निकाल दिया। अब इसमें अपना डिज़ायर जीन को मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये फीचर होने के लिए आपको कटिंग पेस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होगा तभी आप कर सकते हो, तब, है ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। ये था आपका क्या, डिज़ायर्ड जीन, ठीक है, डिज़ायर जीन था। तो ये वेक्टर जो है डिज़ायर जीन को कैरी करता है। तो इसके लिए मैं बहुत सारा एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन सा वेक्टर किस में काम करता है ना, और उनके बेस्ट एग्जाम्पल। बहुत ही जल्द मैं ये वीडियो आपको कल तक अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।